नमस्कार, स्टडीग्राम चैनल पर मैं प्रशांत आपका स्वागत करता हूं। आज इस 30 मिनट की वीडियो में हम भारतीय इतिहास को कवर करेंगे। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत का सबसे पहला टॉपिक है हड़प्पा की सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता में खोजा हुआ पहला शहर हड़प्पा ही था, जो कि इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है। हड़प्पा की सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी या तो ये शहर सिंधु नदी पर मिले हैं या फिर इसकी सहायक नदियों पर मिले हैं, जो कि झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ पर? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा की सभ्यता पर क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम्स के अंदर? हड़प्पा की सभ्यता के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में कि हड़प्पा की सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो मैं कह सकता हूँ कि हड़प्पा की सभ्यता में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, और इस बात का मेरे पास क्या प्रूफ है? क्योंकि ये सब चीज खुदाई से मिले और खुदाई से हमें स्त्रियों की पूजा के साक्ष्य मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि स्त्रियों की स्थिति दशा काफी अच्छी थी। मैं पूछता हूँ कि हड़प्पा की सभ्यता पे इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमिक्स जो थी, उनकी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी हड़प्पा की सभ्यता के लोगों की, वो कैसी थी? सब्सिस्टेंस थी या सरप्लस? सब्सिस्टेंस होती है जहां पर तुम्हें तुम्हारे कल के खाने के बारे में सोचना पड़ता है, जबकि सरप्लस होती है जब तुम्हें कल के खाने की चिंता नहीं होती। अंग्रेजों के टाइम पे हमारी सब्सिस्टेंस थी इकोनॉमी, लेकिन हड़प्पा की सभ्यता सरप्लस इकोनॉमी थी। इस बात का मेरे पास क्या सबूत है? तुम्हें पता है कि हड़प्पा की सभ्यता में अन्नागार यानी कि ग्रेट ग्रेनरी देखने को मिले हैं, जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि उन्हें कल के खाने की चिंता नहीं थी। क्योंकि अगर अन्नागार मिलता है तो ये बात तो सीधे सीधे शब्दों में बताती है कि उन्हें कल के खाने की चिंता नहीं रही होगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? हड़प्पा की सभ्यता एक सुनहरी शहरी व्यवस्था थी, जिस तरह से इनकी बनावट थी। क्योंकि जिस तरह से सेक्टर में आजकल गलियां होती हैं बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर, उसी तरह की बसावट थी। हड़प्पा की सभ्यता में आज तक लगभग 1500 शहर खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 925 भारत के अंदर, 475 पाकिस्तान और 2 अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिले। हड़प्पा की सभ्यता से क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे? मोहनजोदड़ो से क्या मिला? हड़प्पा से क्या मिला? लोथल से क्या मिला? धोलावीरा से क्या मिला? क्या हड़प्पा की सभ्यता में लोहे की खोज हो गई थी? तो लोहे के हमने कोई प्रमाण नहीं देखे, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता में लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। सोना मिला, चांदी मिला, लेकिन अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हड़प्पा की सभ्यता में क्या घोड़े का आविष्कार, घोड़े की खोज हो चुकी थी? क्या घोड़े जानवर के बारे में वो जानते थे? तो हमने घोड़े के साक्ष्य कहीं से नहीं मिले, बस तुतकोंदड़ागोर और लोथल में घोड़े के को साक्ष्य मिलते हैं। लोथल में उस समय का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना बंदरगाह यानी कि डॉक यार्ड भी मिलता है। हड़प्पा की सभ्यता को किसके साथ व्यापार था? मेसोपोटामिया नाम की सभ्यता, जो उसकी ही समकालीन थी, जो मिस्र की एक सभ्यता है, उसके साथ व्यापार के कुछ प्रूफ मिले कि उनके कुछ सिक्के हड़प्पा की सभ्यता से खोजे गए हैं। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता के दौरान उनका व्यापार विदेशों से होता था। हड़प्पा की सभ्यता के बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल के अंदर हम देखते हैं कि इस समय पर हुई थी वेदों की रचना, और सबसे प्राचीन जो वेद माना जाता है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भाई ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति हैं। इस समय पर स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? इस समय स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी। इस बात की मेरे पास क्या प्रमाण है? मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ कि ऋग्वेद में बहुत सारी रचनाएं ऐसी मिली हैं जो स्त्री द्वारा रचित है, जैसे कि लोपामुद्रा। यूपीएससी 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस स्त्री द्वारा रचित वेद ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं? किस? तो वैदिक काल में ऋग्वेद के अंदर स्त्रियों की स्थिति जो थी वो काफी अच्छी थी। लोगों की लाइफ पेस्टोरल थी, चरवाहों की जिंदगी जीते थे। इसका मुख्य कारण था कि कृषि की खोज नहीं हुई थी अभी तक। वो लोग दर बदर घूमते थे, राजा उनके शक्तिशाली नहीं थे, क्योंकि लाइफ ही पेस्टोरल है। तो जमीन के पीछे कोई लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई होती तो किसके पीछे? गाय के पीछे, कि बस मेरे पास 20 गाय हैं, तुम्हारे पास 25 गाय हैं। इस तरह की लड़ाइयाँ होती थी। वैदिक काल में प्रैक्टिकल गॉड्स की मान्यता थी, जैसे कि इंद्र देवता, सोम देवता और
प्रैक्टिकल गॉड्स थे, ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था यहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, उत्तर वैदिक काल आता है, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, लेट मी राइट, उत्तर वैदिक काल यानी कि पोस्ट वैदिक पीरियड। इसमें और वेदों की रचना हुई जिसमें सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद आते हैं। इन समय पर समाज के अंदर कर्मकांड आ गए। जो वर्ण व्यवस्था थी वो हेरिडिटरी हो गई, वंशानुगत हो गई, यानी कि अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, शूद्र का बेटा शूद्र, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, और बहुत रिजिडिटी आ गई। इस समय पर स्त्रियों की दशा दयनीय हो गई और साथ में शूद्रों की दशा भी बहुत दयनीय हो गई, यानी कि समाज में नए नए कर्म कांडों का जन्म हुआ। ब्राह्मण इस समय पर डोमिनेट करने लगे, जिसकी वजह से बहुत सारी कुरीतियों का जन्म हुआ। और जब भी समाज में कॉम्प्लेक्सिटी आती है तो सरलता, सिंप्लिसिटी उसे ढकने की कोशिश करता है, जिसके प्रभाव में नए धर्मों का उदय हुआ, जिसमें हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके अस्तित्व के बारे में पढ़ते हैं, जो कि क्षत्रियों का एक रिएक्शन था टुवर्ड्स ब्राह्मणिज्म डोमिनेंस। ब्राह्मणों के बढ़ते हुए वर्चस्व को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ। लेकिन ये समाज की कठिनाइयों को ढकने का एक प्रयास ही किया जा रहा है, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आविष्कार हुआ, जिसके अंदर हम सिद्धार्थ, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जीवन में जो जो इवेंट हुए हम सिद्धार्थ को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद महावीर जैन कैसे, कहाँ से वो थे, उनके फादर का नाम क्या था, उनकी मदर का नाम क्या था, ये सब देखने के पश्चात हम देखेंगे। देखो अब समाज में अभी तक राज्य, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ऐसी चीज़ तो है नहीं, समाज में अभी इन चीज़ों का एग्जिस्टेंस तो है नहीं। तो समाज में क्या है एक्चुअली में, महाजनपद काल यहाँ पर हम पढ़ते हैं। और महाजनपद काल में हम देखते हैं कि जन होता है एक छोटा सा मोहल्ला, जनपद होता है एक डिस्ट्रिक्ट। आज भी तुम देखते हो कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों का नाम मथुरा जनपद इस तरह से रखा हुआ है। तो जनपद में देखते हैं हम, जनपद मिलकर बनते हैं महाजनपद। और प्राचीन इतिहास में 16 महाजनपदों का जिक्र माना जाता है। 16 महाजनपद अगर मेरे को पढ़ने तो मैं ऑब्वियस बात है एक रेफरेंस पॉइंट तो बनाऊंगा। मैं वो रेफरेंस पॉइंट बनाता हूँ मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य को रेफरेंस पॉइंट बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि मगध साम्राज्य वो साम्राज्य हुआ जिसमें बहुत सारे वीर राजाओं का जन्म हुआ और जिन्होंने मगध में सेंट्रल गवर्नमेंट की रचना करी भारत के अंदर। जिसमें मगध साम्राज्य के अंदर मैं पढ़ूंगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, जिसमें मैं सम्राट अशोक के बारे में पढ़ूंगा। क्या कभी तुमने सोचा है कि कभी अशोक को सम्राट क्यों कहा जाता है? डू यू एवर थिंक कि वाई वी कॉल अशोक को एक सम्राट कहा जाता है? क्यों बोलते हैं हम अशोक को सम्राट? क्योंकि राजा होता है सिर्फ एक राज्य का और सम्राट होता है एक साम्राज्य का। लगभग 16 के 16 महाजनपद जीत लिए गए थे। किसने? सम्राट अशोक ने। इसीलिए भारतीय सरकार आज भी उनके सिंबल्स का भारतीय वीरता में प्रयोग करती है, जैसे कि अशोक स्तंभ तुम देखते ही होंगे, अशोक चक्र, ये वीरता की तो प्रतीक है। क्योंकि अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि क्या कभी ऐसा समय आया भारतीय इतिहास में जब भारत के किसी राजा ने अपनी टेरिटरी बनाई विदेशों में? जिस तरह से अंग्रेज भारत में आए तो उनकी टेरिटरी थी इंडिया, उनका उपनिवेश था यहाँ पर। क्या उस तरह से कभी कोई भारतीय राजा का जन्म हुआ है जिसने इस तरह का काम किया है? तो इसका जवाब है हाँ, सम्राट अशोक ने ऐसा किया है। और तुम्हें एक बात जानकर और आश्चर्य होगा कि बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ, लेकिन इसको इंटरनेशनल ख्याति दिलाने में भी किसका रोल है? सम्राट अशोक का। क्योंकि वो एम्पायर का एक राजा है जिसकी बातें लोग फॉलो करते हैं। इसी वजह से चाइना, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर यानी कि ईस्ट एशिया की सारी कंट्रीज में बुद्ध धर्म बहुत डोमिनेंट पोजीशन में है, जबकि भारत में इसका अस्तित्व उस मायने में नहीं है। उसके बाद मौर्य वंश के बाद हम पढ़ेंगे शुंग वंश, शुंग वंश के बाद पढ़ेंगे हम कण्व वंश। कण्व वंश के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से सेंट्रल पावर कमजोर हो गई। और जब भी केंद्र में अगर कोई राजा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो ऑब्वियस है जगह जगह छोटे राजाओं का जन्म होता है, जिसमें हम सातवाहन वंश, कुषाण वंश और ये सब प्राचीन इतिहास के कुछ राजा, पल्लव वंश, इन सब चीजों को देखेंगे। साथ में तुम्हें मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि सम्राट अशोक ने सब जीता, लेकिन 3 राज्य
जो कि चोल, चेर, पांड्य, जो दक्षिण भारत का इतिहास है, वो सम्राट अशोक ने नहीं जीते। और उनके लिए हम अलग से एक संगम युग नाम का चैप्टर पढ़ते हैं। संगम युग क्योंकि उसमें साउथ इंडिया के सारे लिटरेचर्स की रचना हुई थी। संगम युग में हम देखते हैं साउथ इंडिया के सारे राज्य। और उसके बाद आता है गुप्त वंश, जिसमें हम कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, उनके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आती है वर्धन डायनेस्टी, जिसमें हर्षवर्धन जो कि थानेसर के राजा थे, उनकी मृत्यु के पश्चात हम प्राचीन भारत का अंत करते हैं और हम प्रवेश करते हैं मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत में हम सबसे पहली बार 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण देखेंगे, जो कि हुआ था 712 ईस्वी में। इन्होंने भारतीय राजा को हराया और उनकी स्त्रियों को वो राजा के सामने पेश उपहार के तौर पर ले जाने का इन्होंने प्लान बनाया। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र मात्र 18 साल थी। वो गवर्नर था खलीफा, उमय्यद खलीफत ने ये उनको भेजा था। वहाँ पर भेजने के पश्चात वो यहाँ पर भारतीय राजा को हराने के पश्चात उनकी 2 बेटियों को अपने साथ लेके जाते हैं और ऑफर करते हैं, राजा जी हम आपके लिए 2 स्त्रियां लाई हैं। और वो भारतीय महिला अपनी मर्यादा को सिद्ध करने के लिए कहती हैं कि सर वी आर ऑलरेडी यूज्ड। इस बात से राजा इतना गुस्सा आता है कि वो मोहम्मद बिन कासिम को ऐसी मौत देता है कि वो बकरी का गोश्त तैयार करता है, जिसके अंदर मोहम्मद बिन कासिम को दे देता है, जिसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। तुम देख सकते हो कि किस तरह से। और उसके पश्चात वो वाली बात है, स्त्रियां जो 2 बेटी थी वो कहती हैं उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। और राजा को पता चलता है कि भाई ये तो झूठ बोल रहा था, इन्होंने तो मोहम्मद बिन कासिम की ऐसी मृत्यु करा दी। और फिर उनको फांसी का दंड दे दिया जाता है। इस तरह से भारतीय महिलाएं अपनी इज्जत और मर्यादा को प्राचीन भारत से बचा दिया है, उसका एक प्रूफ देती है। मोहम्मद बिन कासिम के पश्चात हम पढ़ते हैं मोहम्मद गजनवी के 25 आक्रमण, जिसमें से सबसे फेमस आक्रमण सोमनाथ का मंदिर, और उनके लगभग 25 आक्रमणों को हम देखेंगे जब हम हिस्ट्री को कवर करेंगे। उसके बाद मोहम्मद गौरी के तराइन के युद्ध देखेंगे। 3 युद्ध जो मेजर है तराइन का, पृथ्वीराज चौहान के साथ जो इनकी क्लैश हुई है, जो इनका युद्ध हुआ है वो देखेंगे। मोहम्मद गौरी के बारे में और पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतिहास सिर्फ 2 युद्धों का एक्चुअली में बताता है। लेकिन पृथ्वीराज राघोजी चंद्रवल्लायु जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार से ही थे, वो कहते हैं कि 17 युद्ध के बीच में थे, लेकिन इतिहास इसका कोई प्रमाण नहीं देता है। इसलिए ये बहुत ही ऐसा विषय है जिस पर हमेशा ही आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं, विवाद जिसको टॉपिक कहते हैं। वो कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय इतिहास को मिटा दिया गया, जिसकी वजह से ये 17 युद्धों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है लोगों को। लेकिन मोहम्मद गौरी के हम 3 ही आक्रमण देखेंगे। मोहम्मद गौरी के पश्चात हम देखेंगे किस तरह से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जहाँ पर हम गुलाम वंश पढ़ेंगे। गुलाम वंश के बाद हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बाद हम पढ़ेंगे तुगलक वंश, तो तुगलक वंश के बाद हम पढ़ेंगे सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद पढ़ेंगे हम लोधी वंश, जिसमें आखिरी शासक इब्राहिम लोधी का युद्ध होगा बाबर के साथ में, और दिल्ली सल्तनत में स्थापना होगी मुगल साम्राज्य की। दिल्ली सल्तनत में जब मुगलिया एम्पायर की स्थापना होगी, उसके पहले हम बाबर के 4 आक्रमण देखेंगे, जिसमें सबसे पहला युद्ध पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, और फिर घाघरा का युद्ध। इस युद्ध के पश्चात 1530 में मृत्यु हो जाती है बाबर की, और फिर राजा बनता है हुमायूं के साथ चौसा का युद्ध होता है 39 में, और हुमायूं को हरा देता है। शूर वंश की स्थापना होती है और 40 से लगभग 55 तक चलती है वो, और वापस से फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। और पानीपत की लड़ाई नहीं होती है यहाँ से, वो ऐसे है कि वापस से हुमायूं आता है अपनी आर्मी लेकर और हरा देता है किसको? सूरवंश के नेता को, सूरवंश के राजा को। और जब वो हरा देता है तो सूरवंश की डायनेस्टी खत्म हो जाती है, लेकिन भाई साहब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। वो लाइब्रेरी में गिर जाते हैं सीढ़ी से, जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हेमू विक्रमादित्य, वो दिल्ली में अपनी सल्तनत, आखिरी स्ट्रॉन्ग हिंदू राजा रहा था जो, उसके बाद फिर अकबर वापस से आता है बैरम खां को लेकर, और पानीपत की दूसरी लड़ाई अब यहाँ पर लड़ी जाती है, जिसमें विजय होती है बैरम खां, लेकिन नाम पर अकबर की लड़ी जाती है। फिर अकबर के आने वाले वंश को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि औरंगजेब इनका आखिरी सबसे शक्तिशाली राजा था 1707 में, जिसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात मुगलों के पास कोई भी स्ट्रॉन्ग राजा नहीं था।
उसके बाद रहे मोहम्मद बिन रगीला, फर्रुखशियार, लेकिन वो इतिहास में कोई मायने रखते हैं, लेकिन फर्रुखशियार 1770 का एक फरमान बड़े मायने रखता है। फर्रुखशियार मुगल साम्राज्य के एक नेता है। उस टाइम पे अंग्रेज भी भारत में आ चुके हैं, तुम्हें पता है 1600 ईस्वी में आ गए थे। अब क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कि अंग्रेज भारत में शासन करने के लिए आए थे या व्यापार करने के लिए? बता सकते हो? नहीं। अच्छा, वो आए थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए। क्या सबूत है? इतिहास पढ़ोगे तो देखोगे अंग्रेज आए तो 1600 में, और पहला युद्ध कब लड़ा है भारतीयों के साथ में? 1757 में, लगभग 150 साल। अरे अगर किसी को सीधा ही शासन करने आना था तो युद्ध कितने दिन में होगा? 10 साल, 20 साल, 30 साल? पूरे 150 साल तो नहीं लेगा ना वो। तो इससे प्रूफ होता है कि अंग्रेज भारत में सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने भारतीयों की दशा यहाँ पर देखी, उन्होंने अपनी सत्ता यहाँ पर जमाई, उन्होंने अपनी सल्तनत यहाँ पर जमाई, उन्होंने अपना एम्पायर यहाँ पर जमाया। तो सबसे अब बंगाल के गवर्नर की, बंगाल के राजा की बात करते हैं। बंगाल के राजा थे मुर्शिद कुली खां, उसके बाद अलवर्दी खां। अब क्या हो गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में तो थे मुगल साम्राज्य, और स्टेट गवर्नमेंट की बंगाल की मुर्शिद कुली खां के हाथ में। अब क्या चल रहा था कि बंगाल के जो राजा थे उनको टैक्स नहीं मिलता था। टैक्स ना मिलने का कारण क्या था? इसकी स्टोरी सुननी पड़ेगी आपको पहले, कि फर्रुखशियार जो था वो मुगल साम्राज्य का राजा था। उसकी तबीयत खराब हो गई, उसका भारतीय राजाओं ने भारतीय डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट करने की कोशिश करी, भारतीय चिकित्सकों ने, लेकिन हुआ ही नहीं। तो जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उसकी जब ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो अंग्रेजों ने उसकी हेल्प करने का प्रस्ताव रखा कि सर वी कैन हेल्प यू। तो वही है, तो भारतीय तो हमेशा अंग्रेजों के प्रति थोड़ा सा, तुम्हें पता ही है, वो रहता है इनका थोड़ा सा। तो उसकी वजह से फिर इसका जो ट्रीटमेंट किया वो अंग्रेजों ने किया, और वो ट्रीटमेंट के बाद इतना खुश हुआ कि उसने अंग्रेजों के लिए दस्तक जारी करा दिया। दस्तक मतलब एक पास जारी करा दिया कि अब तुम्हें बंगाल में टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बस तुम 3000 रुपये सालाना मुझे पे करोगे, और तुम चाहो तो यहाँ से फ्री ट्रेड कर सकते हो। तुम्हें टैक्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगी, अभी तुम्हारे ऊपर कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, अब किसी का भी घर है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे घर में किसी की बुराई होती है, तुम्हारे पापा ज़्यादा बुराई करते हैं, तो तुम भी उसके बारे में नेगेटिव इमेज रखोगे, तुम्हारे दिमाग में उसके लिए हमेशा से ही नेगेटिव इमेज रहेगी। इसी क्रम को समझना कि अलवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां, ये सब अपने घर में बुराई करते थे अंग्रेजों की, क्योंकि उनको टैक्स नहीं मिलता था। वो मिसयूज करते थे दस्तक का। अंग्रेज अपनी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के इसलिए तो व्यापार करते ही करते थे, इंडिविजुअल भी व्यापार करते थे कि भाई वो अपने घर पे फोन करते, माता, मम्मी, मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ, ये कंपनी का तो चल ही रहा है, दुकान खोल दे, सामान मैं पहुँचा दूंगा। अंग्रेजों को उस हिसाब वाला सीन हो गया। इसकी वजह से क्या होता गया, बंगाल की स्थिति धीरे 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 घटती गई, कमजोर होती गई, आर्थिक व्यवस्था खतरनाक, बहुत ज़्यादा तंग हो गई। अब किस्मत का पासा कुछ ऐसा पलटा कि 18 साल मात्र के सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनने का मौका मिल गया। अब 18 साल के में कितना ही दिमाग होता है तुम समझ सकते हो। उसी समय पर क्या हो रहा था कि जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अपनी किलेबंदी करा रही थी। सिराजुद्दौला को टेंशन हुई, भाई टेंशन ये हुई कि कहीं भाई साहब ये किलेबंदी भी करा रहे हैं, इन्होंने आर्मी भी रखी हुई है अपनी, कहीं आक्रमण तो नहीं करने वाले हैं। तो इस बात से सिराजुद्दौला ने क्या किया, वो गया कंपनी पे, वहाँ के लोगों को इसने 10 बाई 10 के कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया। अब अंग्रेज तो वही ठंड में रहते हैं, अब गर्मी के टाइम पे जून में अगर अंग्रेजों को बंद कर दिया जाएगा, 146 लोगों में से 123 लोगों की मृत्यु हो गई, बचे मात्र 23 लोग। 23 लोगों में से एक इंसान था हॉलवेल, जिसने ये सारी कहानी जाकर सुनाई, और भारतीयों को बड़ी क्रिटिसाइज हुए, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलने को मिला अंग्रेजों के द्वारा। अब इस बात का तो पता चल गया था कि भाई अब वो आएंगे, और रॉबर्ट क्लाइव को समझ में आ गया कि ये 18 साल का लड़का है, ये परेशान करेगा आगे भी। तो उसने प्लान बनाया। उसने प्लान क्या बनाया कि वो मीर जाफर के साथ मिला। मीर जाफर कौन था? सेनापति था किसका? रॉबर्ट क्लाइव, वो सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला के सेनापति से जाकर मिला कि भाई हेल्प अस, हम तुम्हें नवाब बना देंगे। ठीक है, लड़ने गए। 1757 का युद्ध हुआ रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जो एक्चुअली में युद्ध ही नहीं था, क्योंकि सेनापति ने सेना को तो भेजने से इनकार कर दिया। तो इसमें मृत्यु हुई तो बस मात्र एक इंसान की, किसकी? सिराजुद्दौला की। और यूपीएससी में इससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध जो सबसे पहले 1757 में हुआ, 1757,
वो एक महान युद्ध ना होकर एक महान बैटरियाड था, यानी कि एक चाल थी अंग्रेजों की। इसके पश्चात अंग्रेजों ने मीर जाफर को यहाँ पर नवाब बना दिया। अकेले सिराजुद्दौला की मृत्यु हुई। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्लासी के युद्ध में कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो सीधी सीधी बात है, बस एक इंसान मरा। ये तो एक बैटरियाड था ना, एक षड्यंत्र था, एक महान षड्यंत्र था, ना कि युद्ध। लेकिन फिर भी इसको युद्ध की भूमिका, युद्ध का नाम दिया जाता है, क्योंकि भारतीय इतिहास में इसके बहुत मायने हैं, जो तुम्हें समय के साथ आगे पता चलेंगे। अब मीर जाफर बन गया राजा। मीर जाफर बड़ा राजी है, भाई मैं तो राजा हूँ, मैं तो नवाब हूँ, आई एम मोर मनी। लेकिन एक्चुअल में उसको धीरे धीरे समझ में आया कि यार मैं तो बस नाम का राजा हूँ, मैं तो बस कठपुतली हूँ अंग्रेजी की, कोई फायदा ही नहीं मेरे राजा बनने से। तो उसने भी विद्रोह छेड़ दिया अंग्रेजों के खिलाफ। अब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया तो क्या होएगा? जेल में बंद कर दिया भाई साहब को, जेल में बंद कर दिया। और फिर मीर जाफर की जमाई से पूछा, मीर कासिम जी आप बनना चाहते हो नवाब? तो उसने बोला भाई बिल्कुल बनना चाहता हूँ। मीर कासिम को भी सही भी डाउट था कि भाई अब तो मैं राजा बन गया हूँ, अब तो नवाब हूँ, पैसे मौज ऐश, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मीर कासिम को भी गुस्सा आ गया, उसने भी विद्रोह छेड़ दिया। लेकिन मीर कासिम इतना समझदार था, उसको पता था कि मैं यहाँ पर रह के इसके हाथ इनको हरा नहीं सकता। तो वो गया अवध। अवध का नवाब यहाँ पर सुआजुद्दौला, ना कि सिराजुद्दौला। अवध का नवाब सुआजुद्दौला, और यहाँ पर आए हुए थे मुगल एम्पायर के राजा शाह आलम सेकंड। अब ये तीन राजा हो गए, कौन कौन? मीर कासिम, सुआजुद्दौला और शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड मुगल एम्पायर से, सुआजुद्दौला जो अवध का नवाब था, और तीसरा कौन? मीर कासिम। ये तीनों लड़े। तीनों लड़ने के पश्चात यहाँ पर जो ये हुआ 1764 का बक्सर का युद्ध। 1764 के बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने अकेले तीनों राजा को हरा दिया। अब वो चाहते थे इसके बाद खुद से नवाब बन जाते, खुद से राजा बन जाते अंग्रेज, लेकिन वो बहुत चालू खोपड़ी थे भाई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्लान किया कि भाई अगर हम खुद से नवाब बनेंगे तो लोकल जनता हमारे खिलाफ विद्रोह छेड़ देगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या किया जाए कि नवाब इनको ही बनाते हैं, हम टैक्स ले लेते हैं। अब भारत जिस तरह पहले तो सोने की चिड़िया बनाने के पीछे हाथ भी अंग्रेजों का ही था, क्योंकि वो ही व्यापार करते थे, वो ही यहाँ पर सोना लाते थे, देते थे भारतीय व्यापारियों को, और भारत में सोना। और उस टाइम पर एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ बुलिडिज्म, यानी कि मुद्रा जिसके पास, जिस देश के पास ज़्यादा होगी वो ज़्यादा रईस माना जाएगा। भारत के पास बहुत मुद्रा थी, व्यापार चल रहा था। लेकिन अब 1764 के युद्ध के पश्चात 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके बाद अंग्रेजों को भारत में दीवानी राइट्स मिल गए। ये डिटेल में जब देखेंगे तो हम देखते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, और उसके बाद चार्टर एक्ट के बाद हर 20 साल बाद चार्टर आएगा, यानी कि 1813 का चार्टर एक्ट देखेंगे, 1833 का चार्टर एक्ट देखेंगे, 1853 का चार्टर एक्ट देखेंगे, और 1857 में फिर एक महान क्रांति होगी। और महान क्रांति होने के बाद पता चलता है कि भाई भारत में राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म ले लिया है। ये क्वेश्चन भी आता है कि इंडियन जो रेवोल्यूशन 1857 में हुआ वो एक स्पाई मिटनी, यानी कि सिपाही विद्रोह से बहुत ज़्यादा था। इस बात में आप क्या कहेंगे? वो जब हम डिटेल में देखेंगे तो हम पढ़ते हैं ना, डोंट वरी अबाउट इट। अभी देखते हैं कि 1857 में जब विद्रोह हुआ तो ऑब्वियस है चार्टर एक्ट तो खत्म हो गया। अब जो भारत के गवर्नर जनरल की पोजीशन थी उसको बदलकर भारत के वायसराय की पोजीशन दे दिया गया। और फिर 1858 में आया क्वीन का प्रोक्लेमेशन, वाइस रॉय। वाइस रॉय का खुद से तुम देखो छोटा सा मतलब निकाल के, वाइस मतलब उप कप्तान होता है ना, तो वाइस रॉय यानी कि राजा का प्रतिनिधित्व। रानी ने कहा कि भाई टेंशन मत लो, भारतीय हो तुम सब मेरे हो, लेकिन ये सब कहने की बात है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद 1861 में इसमें सुधार आया। 1885 में हम देखेंगे किस तरह से राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1892 का भारतीय अधिनियम देखेंगे, और 1905 में हम बंगाल का विभाजन करा देंगे लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और फूट डालो और राजनीति करो की नीति यहाँ से। 1909 में फिर रिफॉर्म आएंगे, मॉडर्न रिफॉर्म, और उसमें देखेंगे कि मुसलमानों को पहली बार वोटिंग के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट जिसको बोलते हैं, निर्वाचन पृथक निर्वाचन की उनको मिला। 1919 में हम फिर देखेंगे रॉलेट एक्ट, और 1900 कैम्पस्फोर्ड रिफॉर्म। 1927 में हम फिर देखेंगे साइमन कमीशन भारत में आया, और 1927 कमीशन के बाद हम देखेंगे भारतीय अधिनियम 1935 का। 1942 में हम देखेंगे क्रिप्स मिशन, और 1945 में हम देखेंगे कैबिनेट मिशन। 1945 के बाद 1947 में भारत को आज़ादी मिलेगी। आज़ादी के पश्चात भारत में हम संविधान सभा का गठन कराएंगे और संविधान की रचना करवाएंगे, जो कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और 6 घंटे में हुई। उसके पश्चात हम देखेंगे कि भारत ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट,
यानी कि अहस्तक्षेप की नीति, हम किसी का साथ नहीं देंगे। फिर भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 में बांग्लादेश को बनाने में भारत की भूमिका, और फिर 1990s में आकर हम देखते हैं किस तरह से भारत में LPG आई, जिसको बोल सकते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी कि अब हमने विदेशी शक्तियों को, विदेशी कंपनियों को भारत में इनवाइट किया कि भाई आओ व्यापार करो यहाँ पर। और अब क्वेश्चन है कि भाई 1947 में भारत को आज़ादी मिली और 1990s में हम विदेशियों को बुला रहे हैं, क्यों? क्योंकि भारत नया नवेला देश था, हमें तो पहले से ही डर था कि यहाँ लोग ट्रेड करने आते हैं और राजा बन जाते हैं। तो लेकिन 90s तक हम स्टेबल हो चुके थे। अब तुम्हें ना सचिन तेंदुलकर की कहानी सुनाता हूँ, उसको तुम सिर्फ क्रिकेटर मत मानना कि उसने 100 सेंचुरी मारी है, गॉड ऑफ क्रिकेट है। एक्चुअली ही वाज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन सैटेलाइट, भारतीय टीवी का वो पहला ब्रांड एम्बेसडर था। उसके बाद जो ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड की जो बनी है ना, ये इसके पीछे भी राजनीति है। इनको यूं बनाया जाता है क्योंकि पूरी दुनिया को समझ आता है कि भारत के अंदर अब औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने वाला है, भारत विश्व के नोटिस में आने वाला है। अब भारत को ये अवार्ड देकर दुनिया के नोटिस में लाया जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि कांग्रेस की बहुमत की सरकार और मनमोहन सिंह के कार्यकाल 2014 में हम नरेंद्र मोदी की सरकार को जिता देंगे और 2019 में हम वापस से जिताएंगे। 2020 में हम कोविड का अटैक देखेंगे, 2020 में कोविड का अटैक देखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर आकर इस पूरे इतिहास को कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दिस इज वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ चैनल, दैट इज स्टडीग्राम। वी आर वर्किंग ओनली फॉर यू पीपल्स. We have covered the entire ancient, medieval and modern chronology in this video. Thank you so much. Share for us, subscribe us. Thank you so much.